हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 क्लास 6 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको जो चैप्टर 2 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब जो परिभाषाएं हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो सबसे पहली परिभाषा आती है तुम्हारी इकाई तत्व या तत्समक तत्व। मतलब कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जोड़ की संक्रिया के लिए इकाई तत्व का मान क्या होता है। तो वहाँ पर उसका आंसर कितना होगा? 0 होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है कि जोड़ की संक्रिया के लिए जो इकाई तत्व का मान होता है वो होता है 0। इसी प्रकार गुणा की संक्रिया के लिए इकाई तत्व का मान 1 होता है। मतलब हम जब जोड़ेंगे कोई चीज़ तो उसका जो तुम्हारा इकाई तत्व होगा वो होगा 0, और जब हम गुणा करेंगे तो उसका इकाई तत्व होगा 1। अब यहाँ पे इकाई तत्व का मतलब क्या होता है? देखो, इकाई तत्व का मतलब ये होता है कि हम 0 को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो संख्या का मान बदलना नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा 5 में हमने 0 जोड़ा तो कितना आया? 5 ही आया। तो इसलिए यहाँ पे जो तुम्हारा 0 होता है वो जोड़ की संक्रिया में इकाई तत्व होता है। इसी प्रकार गुणा की संक्रिया में हमने 1 को क्यों लिया? क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में तुम गुणा कराओगे तो हमेशा वही संख्या मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो 1 होता है वो तुम्हारा गुणा की संक्रिया में इकाई तत्व कहलाता है। तो ये तो हो गए तुम्हारे 2 क्वेश्चन यहाँ से। अब आगे आपको जो तुम्हारे 0 होता है, जिसको बोलते हैं 0, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब गुण होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो नंबर 1 पॉइंट है, किसी संख्या में 0 को जोड़ने अथवा घटाने पर भी उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि हमारे पास कोई संख्या है, उसमें से हमने क्या किया? 0 को जोड़ दिया या 0 को घटा दिया तो संख्या का मान जितना था पहले उतना ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। जैसे 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही आएगा, 15 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 15 ही आएगा। मतलब कि 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड पॉइंट है कि किसी संख्या को 0 से गुणा, अब ये कौन सा नियम है? 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है। मतलब कोई भी संख्या हो उसमें हमने क्या किया? 0 से गुणा करा दिया। देखो जरा यहाँ पे 4 गुणते 0 तो उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसी प्रकार 12 गुणते 0 तो भी इसका आंसर कितना आएगा? तुम्हारा 0 ही आएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा होता है 0 का गुणा करने पर कोई भी संख्या जो तुम्हारी होती है वो हमेशा क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है तुम्हारा, किसी संख्या से 0 को भाग देने पर, समझना जरा यहाँ पे, संख्या से 0 को भाग देने पर भी भागफल 0 आता है। मतलब हमारे पास कोई संख्या है, उसमें से हमने क्या किया? 0 को भाग दिया। मतलब कि 0 का भाग देना है संख्या से, मतलब कि संख्या का भाग 0 में अगर देंगे तो आंसर उसका कितना है? हमेशा 0 आ गया। ये यहाँ पर इसका मतलब कहने का है। जबकि दूसरा पॉइंट इसी में देखो लिखा है, 0 से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया जो होती है वो अर्थहीन होती है। मतलब इसका हम उल्टा कर दें कि 0 का भाग 5 में दे दें तो जो इसका आंसर होता है वो अर्थहीन, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, ऐसे बनाया जाता है, अनंत बोलते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये तुम्हारा होता है अनंत। अगर हमने 5 का भाग 0 में दिया तो इसका मान होता है तुम्हारा 0। तो ये दोनों में अंतर होता है कि 0 का भाग संख्या में कभी नहीं जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग, और संख्या का भाग 0 में जाता है तो 0 उत्तर आता है। वही देखो यहाँ नीचे बताया गया है। जैसे 0 भागे 5 तो आंसर आया 0,
8 भागे 0 कर दिया गया, जरूरी नहीं 5 ही हो या 8 हो, तो ये क्या है, अर्थहीन है, क्योंकि यहाँ पे 0 का भाग 8 में दिया जा रहा। तो हमने भी बताया ये क्या आएगा, इनफाइनाइट, अर्थहीन आएगा। अगला पॉइंट है शून्य के अतिरिक्त, मतलब शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने आपको कल की वीडियो में कराया था, जहां हमने आपको बताया था कि 5 की घात 0 का मान कितना होता है, तो उसका उत्तर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो वो यहाँ से तुम्हारा लिया गया है गुण। तो लिखा है शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, उसकी घात अगर कितनी है, शून्य, तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। देखो जरा, 25 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान 1, 4 इतनी बड़ी संख्या हो, हमने कह दिया 100 की पावर 0, तो भी इसका मान 1 ही आएगा। घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही आना, ये ध्यान रखना। अगला तुम्हारा है 1 के गुण। अभी तक आपने 0 के गुण पढ़े, अब आपको 1 के गुण पढ़ने हैं कि 1 के क्या क्या गुण होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपवर्तित रहता है। मतलब कि कोई भी संख्या हो, हमने उसमें 1 का गुणा करा दिया, तो उस संख्या का जितना मान पहले था उतना ही अब भी रहेगा, मतलब उसका मान बदलता नहीं है। जैसे 17 गुणते 1, तो 17 गुणते 1 करेंगे तो 17 का नम 17, 4 गुणते 1 तो 4 का नम 4। देखो जरा, जो मान पहले था वही मान बाद में भी है। तो ये है तुम्हारा 1 का 1 गुण। अगला देखो पॉइंट, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान दे लो। लिखा है -1 की पावर समधन पूर्णांक। अब समधन पूर्णांक क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 10, 12। तो अगर -1 की घात तुम्हारी सम दिए, मान लो यहाँ पे दे दिए 8, तो इसका मान हमेशा प्लस में होगा, प्लस में होगा। सेकेंड पॉइंट है, अगर इसमें विषम हो जाए, विषम क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 ये होते हैं। हमने कह दिया -1 की पावर 9 कह दिया, तो इसका बाद कितना होगा, -1 होगा। तो ये आपको जो पॉइंट लिखे हैं इनको ज़रा ध्यान रखना है। आप लोग इसकी नोटबुक अवश्य खरीद लें। तो यहाँ पे बस यही है कि -1 का अगर सम बार गुणा किया जाए तो उसका मान प्लस का आता है, अगर -1 का विषम बार गुणा किया जाए या विषम घात हो तो उसका मान -1 आता है। अब देखते हैं तुम्हारे विभाज्यता के नियम, कि आपके विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। तो बच्चों अब बात आती है तुम्हारी विभाज्यता की, डिविजिबिलिटी। लिखा है जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता, डिविजिबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट में सूत्र लिखा गया है, आप लोग इस सूत्र को याद कर लेना। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और धन शेषफल। अब यहाँ पे आपको 4 चीज़ दिख रही होंगी, एक भाज्य, एक भाजक, भागफल और शेषफल। तो ये क्या होते हैं, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो बच्चों भाज्य वो होता है जिस संख्या में हम भाग देते हैं, मतलब कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो संख्या तुम्हारी भाज्य होती है। और भाजक वह संख्या होती है जिसमें, यानी जिससे हम भाग देते हैं, मतलब भाग देने वाली संख्या भाजक कहलाती है। और भाग देने में जो हम संख्या जिसमें भाग देते हैं वो होती है भाज्य। भागफल जो भाग देने पर आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल। शेषफल जो तुम्हारा शेष बचता है वो होता है तुम्हारा शेषफल। जैसे हमने आपको 3 का भाग मान लो हमको 22 में देना है, तो देखो जरा कई बार जाएगा, 3 सते 21, शेष कितना बचेगा आकर 1। तो देखो यहाँ पर, तो तुम्हारे यहाँ पे जो 3 ये लिखा है इसको बोलते हैं भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। जो तुम्हारे 22 लिखा है इसको बोलेंगे भाज्य, जिसमें हम भाग दे रहे हैं। जो आंसर आया 7 इसको बोलेंगे हम भागफल। जो 1 बचा इसको बोलेंगे शेषफल। तो ये तुम्हारा सूत्र है, इस पर आपके इंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। इस सूत्र में आपको 4 चीज़ें हैं, 4 में से आपको पेपर में 3 चीज़ें दी होती हैं और चौथी चीज़ हमेशा पूछी जाती है।
अब अगला टॉपिक है आपका विभाज्यता की जांच, कि आपको कोई संख्या दी गई है तो आप लोग कैसे बताएंगे कि वो संख्या 2 से कटेगी कि 3 से कटेगी, यानी किस संख्या से कटेगी, इसकी आपको जांच करने के नियम पढ़ना है। तो सबसे पहला नियम है आपका 2 से विभाज्यता का नियम या 2 से विभाज्य। तो आप लोगों को पता करना है कि कोई संख्या 2 से कैसे कटेगी। तो लिखा है कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कि कोई भी संख्या आपको दी गई है उसके जो इकाई के अंक में 0 लिखा हो या 2 लिखा हो या 4 लिखा हो या 6 या 8, इनमें से कोई भी एक अंक लिखा हो तो वह संख्या तुम्हारी 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे हमने आपको बताया, दिया एक सवाल 74, 66, 2, 4। अब इतनी बड़ी संख्या है, आपको बताना है संख्या 2 से कटेगी कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कौन सा होता है, सबसे दाईं ओर जो लिखा होता है, यहाँ पे करना है 4 है। देखो यहाँ पे 4 है, तो ये तुम्हारा 2 से संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। तो ये होता है तुम्हारा 2 से विभाज्यता का नियम। देखो यहाँ पे जैसे बताया गया है 998 2 से पूर्णतया विभाज्य है या नहीं। तो देखो यहाँ पे इकाई में कितना 8 लिखा है, इकाई में 8 है, तो 8 तो तुम्हारा 2 से पूर्णतया विभाज्य है तुम्हारा। इसी प्रकार अगला नियम तुम्हारा है 3 से विभाज्यता का। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लिखा है कोई भी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, मतलब जो तुम्हारे पास संख्या दी गई है उसमें जो जो अंक हैं उनका आपको योग निकाल लेना, मतलब जोड़ लेना है। वो जो योग आए वो 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, जब भी वह तुम्हारी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या 954 3 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं। तो देखो संख्या कौन सी है, 954, इसमें कौन कौन से अंक हैं, 9, 5, 4, इनको देखो जोड़ा गया है, 9 + 5 + 4, तो जोड़ा गया कितना है 18। अब 18 बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कट जाता है 18 3 से कट जाता है। इसलिए तुम्हारी जो संख्या 954 है वो भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये होता है तुम्हारा 3 से विभाज्य होने का नियम। अब अगला है आपका 4 से विभाज्य होने का नियम। तो 4 से विभाज्य होने का नियम बहुत ही सरल है। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या को कोई दी है उसके अंतिम जो 2 अंक हैं, मतलब इकाई और दहाई वाले, वो 4 से विभक्त हो जाएं, 4 से विभक्त हो जाएं, अथवा दूसरा नियम यह है कि अंतिम जो 2 अंक है वो तुम्हारे 0 हों, या तो अंतिम 2 अंक जो तुम्हारे हैं इकाई दहाई वाले वो 4 से विभक्त हो जाएं, या अंतिम दोनों अंक तुम्हारे 0 हों, तो ये संख्या 4 से विभक्त होगी। अब जैसे यहाँ बताया गया, देखो ज़रा लिखा है संख्या 4936 में 4 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं। तो देखो ज़रा यहाँ पे लास्ट 2 अंक देखो, 36 लिखा है यहाँ पे। तो 36 क्या है, 4 के पहाड़े में तुम्हारा आता है, इसलिए तुम्हारी जो संख्या है पूरी वो भी 4 से कट जाएगी। देखो लिखा है यहाँ पे अंतिम 2 अंक 36 हैं जो 4 से विभक्त हैं, अतः संख्या 4936 भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये होता है तुम्हारा 4 से विभक्त का नियम। अगला तुम्हारा 5 से। तो 5 से विभक्त होने का नियम बहुत ही सरल है कि ऐसी संख्या जिस संख्या का जो अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या हमेशा तुम्हारी 5 से कटेगी। उदाहरण देखो बताया गया है 12225। तो यहाँ पे अंतिम अंक देखो 5 है, तो तुम्हारा 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तुम्हारा अंतिम अंक 5 है, अतः यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगला देखो 6 से विभाज्यता का नियम। तो ये भी सरल है बच्चों, आप सबको ये विभाज्यता के नियम जरूर याद होने चाहिए। आप लोग इनको 2 बार वीडियो देख करके या 3 बार वीडियो देख करके याद कर लेना। ओके। अगला है 6 से विभाज्यता या विभाज्य। तो लिखा है कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 और 3 से विभक्त होगी। मतलब हमको अगर पता करना है कि कोई संख्या है वो 6 से विभक्त है कि नहीं, तो आपको उस संख्या को सबसे पहले 2 से देखना है कि 2 से विभक्त है कि नहीं। तो 2 से नियम हमने आपको पहले बता दिया।
3 से भी देखना है तो 3 का नियम भी आपको पहले बता दिया। इन दोनों से देखना है, अगर इन तीनों से कट रही है तो वो संख्या तुम्हारी 6 से भी कटेगी। देखो जरा यहाँ पे बताया गया उदाहरण, जैसे संख्या 744 में पूर्णतः विभक्त है कि नहीं 6 से। तो देखो यहाँ पे 2 से विभक्त है क्योंकि इकाई अंक क्या है 4 है, तो 2 से तो विभक्त है। हम जांच करेंगे 3 से, तो 3 के नियम में क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 7 + 4 + 4 तो 7 × 4 11 4 15 आएगा, और 15 क्या 3 से कट जाता है, अतः यह संख्या 6 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी। इस प्रकार आप लोग 6 से विभाज्य के नियम की भी जांच कर सकते हैं। अगला है तुम्हारा 7 से विभाज्य। तो जब किसी संख्या का 6 बार 12 बार 18 बार मतलब 6 के गुणज के रूप में हो, 6 बार हो या 12 बार या 18 बार, इसी बार 24 या 30 बार पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति मतलब क्या, बार बार आए, मतलब कोई अंक है जो 6 बार आए या 12 बार आए या 18 बार आए, तो वह संख्या जो तुम्हारी होती है हमेशा 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखो यहाँ बताया गया है, कई बार देखो 6 लिखा है, यहाँ पर 6 बार 6 लिखा गया है, तो ये 7 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं बतानी है। तो देखो लिखा है यहाँ पे 6 की 6 बार पुनरावृत्ति हुई। देखो यहाँ लिखा ना 6 बार अगर होगा तो तुम्हारा 7 से कट जाएगा, अतः यह संख्या 7 से अवश्य विभक्त होगी। इसी प्रकार जैसे हमने तुमसे बता दिया 8 8 8 8 8 क्या होगा 6 बार होगा, देखो ज़रा 6 बार, तो ये भी तुम्हारी किससे कट जाएगी 7 से पूरी तरह कट जाएगी। मतलब कि 6 बार हो या 12 बार लिखे गए हों तो संख्या हमेशा 7 से कट जाएगी। अगला नियम है आपका 8 से विभाज्य। तो जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, कितने अंक, अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हों। 2 नियम हैं, जैसे आपके 4 के 2 नियम थे कि अंतिम 2 अंक 4 से घटने चाहिए या अंतिम 2 अंक 0 हों, उसी प्रकार 8 से क्या है कि अंतिम 3 अंक 0 हों या अंतिम जो 3 अंक हैं इकाई दाई सैकड़ा वाले वो किससे 8 से कटने चाहिए, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे संख्या 72 8 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं इसकी जांच करनी है। देखो यहाँ पे लास्ट वह 3 डिजिट आपको देखना है, कितना है 872 है, आपको इसमें 8 का भाग देकर देख लेना है। तो देखो 8 से कट जाएगा, 8 का नाम 8 8 9 72, और भाग लगाए 0 बीच में आएगा तो 109 आएगा, मतलब 8 से पूरा पूरा कट जाता है। इसलिए तुम्हारी जो संख्या है 14872 ये भी क्या होगी 8 से अवश्य विभक्त होगी। तो ये होता है तुम्हारा 8 से विभक्त होने का नियम। अगला है आपका 9 से विभाज्य। तो जैसे हमने आपको 3 से विभाज्य का नियम बताया कि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग कर लेना है और वह संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। इसी प्रकार 9 का होता है कि कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों योग 9 से विभक्त हो। जैसे वहाँ पर क्या था, अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए था तो 3 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पे क्या है, अंकों का योग जो है वो 9 से विभक्त होना चाहिए, तो वह संख्या तुम्हारी 9 से विभाज्य होगी। जैसे देखो यहाँ लिखा है 4104 9 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं, तो यहाँ अंकों जोड़ो जरा, 4 + 0 तो 4 आएगा, 4 और 1 5 4 9 9 आया, और 9 का पहाड़ा 9 में तो चला ही जाएगा, तो तुम्हारी जो संख्या है वो क्या होगा 9 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो वही यहाँ बताया गया तुम्हारा जो हमने भी बताया, योगफल 9 आया तो तुम्हारे 9 से कट जाएगी। अगला तुम्हारा नियम है 10 से विभाज्य। तो 10 से विभाज्य का नियम बहुत ही सरल है कि इकाई का अंक हमेशा क्या हो 0 होना चाहिए या अंतिम अंक हमेशा क्या हो 0 हो, तो वह संख्या तुम्हारी हमेशा 10 से कट जाएगी। जैसे देखो बताया गया है 26540 इकाई में क्या 0 है तो तुम्हारी क्या होगी 10 से कट जाएगी। तो बहुत ही सरल नियम है ये तो तुम्हारा। अगला देखो 11 का नियम, इस पर आपके इंट्रेंस एग्जाम में सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो इस नियम को ज़रा ध्यान से आप लोग देख लो ज़रा और इसको समझ भी लो। कहा है यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग, मतलब कोई एक संख्या दी गई है उसमें जो विषम स्थान हैं 1 3 5 वाले, उनके जो अंक हैं उनका योग सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो, और जो तुम्हारे सम स्थान पर अंक हैं उनका योग कर लो और दोनों का क्या कर दो अंतर मतलब घटा दो, तो उसका जो अंतर 0 आए या 11 से विभाज्य हो, हमने घटाया तो मान लो 0 आ गया
या 11 आ जाए या 22 आ जाए, मतलब 11 से विभाज्य आ जाए, तो वह संख्या तुम्हारी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसका एग्जाम्पल ज़रा समझते हैं जरूर। इसका एक दूसरा नियम में देखो यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो, सम बार हुई हो, तो वह संख्या तुम्हारी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आपका जो पहला नियम है, इस पर हमेशा सवाल पूछा जाता है, इस पर तो बहुत कम आता है, इस पर आता है, तो आपको इसी पर से क्वेश्चन को हल करना होता है। देखो यहाँ पे जैसे बताया गया है, लिखा है जैसे 13,574 11 से पूर्णतः विभक्त है तो वह नहीं, इसकी आपको जांच करनी है। तो देखो ज़रा यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इसके विषम और जो सम है उनको अंकों का करना है, जोड़ लेना है। तो देखो ज़रा जो 4 और 5 और 1 जो तुम्हारे हैं, ये कौन से स्थान पर हैं, विषम स्थान पर है। देखो इनको जोड़ा गया है, विषम स्थानों के अंकों का योग 1 + 5 + 4 कितना आया, 10 आया। इसी प्रकार सम में कौन कौन से हैं, 7 है और 3 है, तो सम स्थानों के अंकों का योग 7 + 3 या 3 + 7 10 आया। अब क्या था उसमें कि अंतर, मतलब इसका और इसका अंतर कितना आएगा, देखो 0 आया। तो वहाँ पे लिखा था अगर अंतर कितना आता है, 0 आता है, तो संख्या किससे, 11 से अवश्य विभक्त होगी। तो ये होता है तुम्हारा 11 से विभक्त होने का नियम। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा 1 3 5, यहाँ कह देगा यक्स है, यहाँ कह देगा 4 है, क्वेश्चन में कह देगा ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो यक्स मान कितना होगा। तो आपको यही नियम अपनाना है कि विषम ये जोड़ लेना है और इनको जोड़ लेना है। तो देखो 4 5 9 1 10 आता है, ये 3 + x आता है, तो हमेशा बराबर होने चाहिए थे। यहाँ x मान कितना रखें, बराबर हो जाए 7 रखें। तो ये इस प्रकार इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला नियम पर उदाहरण देखो दिया गया है, देखो लिखा है ना यहाँ पे 5,555 समबार, समबार पुनरावृत्ति हुई है यहाँ पे 4 बार, तो 11 से तुम्हारा ये भी विभक्त होगा। अगला पॉइंट आपका है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, द्विधारी संक्रिया जिसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। इस पर भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखा वह संक्रिया जिसमें कोई निश्चित गणितीय संक्रिया नहीं होती है, मतलब उसमें कोई निश्चित नहीं कि गुणा ही हो, प्लस ही हो, घटाना हो, कुछ भी हो सकता है, द्विधारी संक्रिया कहलाती है। इसे स्टार या किसी और विशेष चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण जैसे ये दिया गया है। अब आपको सवाल जब इस पर आता है तो आपको पहले ऐसे देगा, लिखेगा यदि a स्टार b बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस ab, तब 4 स्टार 5 का मान बताओ, ऐसे कहेगा। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, a की जगह आपको 4 रखना है और b की जगह 5 रखना है। तो यहाँ a + b करोगे तो 4 5 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस गुणा 20 कर दोगे, कितना बचेगा आंसर, 61 आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार इस पर सवाल पूछे जाते हैं तुम्हारे। अब देखते हैं ज़रा कुछ और पॉइंट। तो बच्चों आपके चैप्टर नंबर 2 का अंतिम पॉइंट है इकाई अंक ज्ञात करना। मतलब कि आपको कई संख्याएं दी होगी, उनका गुणनफल करके कहेगा इनका गुणा करने पर इकाई का अंक कितना आएगा। तो आपको वही यहाँ बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या में इकाई, दहाई या उससे अधिक स्थान निर्धारित होते हैं। इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, इसी प्रकार अंक तुम्हारे आते हैं। देखा ऐसी प्रत्येक संख्या में सबसे दाईं ओर इकाई का स्थान होता है, सबसे दाईं ओर इकाई का स्थान होता है। जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्थानों के नाम बदलते जाते हैं। देखो यहाँ पर चार्ट बनाया गया है, सबसे पहला इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब आएगा, फिर 10 अरब आएगा, फिर तुम्हारा खरब आता है, फिर 10 खरब आता है। बट आप लोगों को केवल इतना ही याद रखना है, आपके पेपर के लिए इतने ही पूछे जाते हैं, इकाई से लेकर के 10 करोड़ तक। तो लिखा है यहाँ पे इकाई के लिए यह संख्या का इकाई का अंक है, अर्थात सबसे दाईं ओर का अंक है। अब देखो कुछ यहाँ पे पॉइंट बताए गए, इन पॉइंटों को आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। पॉइंट है प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक अवश्य होता है, मतलब कोई भी संख्या हो उसमें आपको इकाई का अंक तो जरूर होगा, दहाई का चाहे ना हो। जैसे हमने आपको कह दिया कि 7 लिखा है तो 7 में तो ये इकाई का अंक है ना, इसमें दहाई का अंक तो है ही नहीं। देखो कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, 0 होगा दहाई का अंक। हमने कह दिया कि 72 लिखा है तो 72 तो इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक यहाँ 7 है, हमारा सैकड़ा नहीं है। मतलब इकाई का अंक किसी न किसी संख्या कोई भी हो अवश्य होता ही है तुम्हारा। अगला पॉइंट है
किन्हीं दो या अधिक संख्याओं की गुणा करके प्राप्त गुणनफल का सबसे दायां अंक जो होता है वो इकाई अंक होता है। जैसे देखो बताया है, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लिखा होगा 51 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 7 में इकाई का अंक है, तो आपको इनको सबको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। फिर आपको देखना है गुणा करने में कितना है, 5355, तो यहाँ इकाई कितना है 5 है, तो आंसर कितना आएगा इसका 5 आएगा। इसी प्रकार आपको जोड़कर भी बताया जा सकता है, कई संख्या को जोड़ा जाएगा, उसमें बताया जाएगा इकाई अंक कौन सा। देखो यहाँ पे कई संख्याएँ दी हैं, इनको जोड़ा गया इतना आया, इकाई अंक कितना है 7 है यहाँ पे। अब इसी प्रकार आपको घात के रूप में दे देता है कभी कभी, लिखा संख्या के ऊपर लगी घात को हम गुणा के रूप में निम्न प्रकार लिखकर इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो ऊपर जो संख्या के ऊपर जो घातें लगी होती हैं, यहाँ पे जो घात लगी होती हैं, इनका मतलब होता है कि जिस पर घात लगी उसका उतनी ही बार गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो बताया गया है 4 की पावर 6 लिखा है, इसका मतलब हुआ 4 का हमको 6 बार गुणा करना है। देखो लिखा है यहाँ पे 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4, जब इनका आप लोग गुणा कराओगे तो आएगा 4096। अब 4096 आ गए तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इस प्रकार आपको इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। जैसे हमने आपसे कह दिया 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ 2 का 3 बार गुणा, मतलब 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आएगा 8, तो यही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा गया है, वो पॉइंट यह है कि 0 की पावर 4 जितनी लिखी हूँ, 0 की पावर 4 जितनी हो तुम्हारी, मतलब घात कुछ भी हो, उसकी जो इकाई का अंक होता है हमेशा होता है तुम्हारा 0। 0 की घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार 1 की 4 जो घात हो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। इसी प्रकार तुम्हारा 6 का नियम है कि 6 की कोई भी घात हो उसका इकाई का अंक तुम्हारा हमेशा 6 होगा। और एक तुम्हारा है 5 की कोई भी घात हो उसका इकाई का हमेशा 5 होता है। तो ये तुम्हारे 4 अंक हैं जिनके इकाई के अंक कभी भी नहीं बदलते हैं, 0, 1, 5 और 6। इनमें 4 जितनी बड़ी घात लिखी हो इनका इकाई का हमेशा 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है और 6 का ही 6 बना रहता है, मतलब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, आपकी चैप्टर नंबर 2 की जो थ्योरी है वो आज समाप्त हमने कर दिया है। कल हम आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को कराएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।